हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हरनाथ सिंह, तेमना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपको कक्षा 9 विषय विज्ञान में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। तो उसमें पहला एक पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो अध्याय है वो है गति। गति ये लिखा हुआ है, गति। गति के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। उसको कई एक टुकड़ों में बांट रखा है। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई वस्तु गति अवस्था में या विराम अवस्था में, इसका क्या मतलब होता है? गति अवस्था और विराम अवस्था, इसका क्या मतलब होता है? तो हम सबसे पहले इस गति चैप्टर में हम गति का अभिप्राय समझाएंगे। गति का अभिप्राय, गति अवस्था और उसको कहेंगे विराम अवस्था। तो ये देखिए, गति अवस्था, अवस्था एवं विराम अवस्था। गति अवस्था एवं विराम अवस्था, इसका क्या मतलब होता है? गति अवस्था एवं विराम अवस्था। अब देखो, मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे ये बस स्टैंड है या पुलिस चौकी है। आजकल पुलिस वालों को थोड़ा सा, ये पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, और यहां पे कोई एक कार खड़ी हुई है। ये कार खड़ी है, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति बदल नहीं रही। इनके बीच में कुछ जो दूरी है वो न तो कम हो रही है न घट रही है। इस पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। मान लीजिए वो खराब हो गई है। आपने देखा 10 बजे भी वहीं खड़ी थी, 11 बजे भी वहीं खड़ी थी, 12 बजे भी वहीं खड़ी है। तो समय तो बदलना है ना, समय तो लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे? सीधी सी भाषा में क्या कहेंगे कि बस वो हमारी जो कार है वो खराब हो गई है, रुकी हुई है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी तरह से एक कार है, कभी यहाँ पे थी, डाकुओं की है, और फिर यहाँ पे थी। ये समय के साथ साथ कैसी होती जा रही है? समय के साथ साथ इसकी स्थिति कैसी होती जा रही है? बदलती जा रही है। 1 घंटे पहले यहाँ थी 10 बजे, 11 बजे यहाँ पे पहुँच गई। तो इसकी स्थिति में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। समय के साथ साथ परिवर्तन होता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे, इस कार को कहेंगे गति अवस्था में, इसको कहेंगे विराम अवस्था में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, निश्चित, यहाँ पर निश्चित बिंदु क्या था? पुलिस स्टेशन था। हमेशा निश्चित बिंदु ऐसा लेते हैं जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन लिया। पुलिस स्टेशन से एक कार थी जिसके समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो इस कार को हम कहेंगे विराम अवस्था में, इस कार को हम कहेंगे गति अवस्था। ये हमारी क्या कहलाएगी? विराम अवस्था। विराम अवस्था। और ये कहलाएगी गति अवस्था। क्लियर? गति अवस्था। अब मैं समझता हूं आपको गति अवस्था और विराम अवस्था में इसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि गति अवस्था और विराम अवस्था किसको कहते हैं। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, हर चीज़ को यहाँ पे थोड़ा लिखना संभव नहीं है। मैंने नोट्स भी दे रखे हैं। मैं जो हमारे वीडियो है, वीडियो जब ख़त्म होगी तो उसके बाद नोट्स भी दे रखा है। आज मैं आपको क्लास 9 पढ़ा रहा हूँ, कल मैं 10th लूँगा, फिर परसों फिर 9th लूँगा, फिर 10th लूँगा। अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस चलेंगी। एक हफ्ते में 3 दिन 9th क्लास को दिया जाएगा और 3 दिन 10th क्लास को दिया जाएगा। तो आज मैंने पढ़ाया, आप इनको वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिए, और जो साथ में नोट्स दिए हुए हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। और जहाँ पर भी डाउट हो, जहाँ पर भी कहीं भी शक हो, आप नीचे लिख लीजिए, मैं उनको दोबारा आपको समझा दूँगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए। अभी आप 8th क्लास पास करके आए, आप 9th में आ गए, अब थोड़ी समझदारी बढ़ गई, तो थोड़ा सा हर चीज़ को गहराई से समझ जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी हम कह देते हैं ये तो जैसे इसके सापेक्ष, ये विराम अवस्था में, इसके सापेक्ष ये गत अवस्था में। अब मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ। जैसे एक बस है, ये बस
बस, एक बस, ठीक। इसमें और ये एक ये आपका पेड़ है, ठीक। इसमें ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और ये आप बैठे हुए, आप है, और ये आपका दोस्त है, आपका दोस्त, आपका दोस्त पेड़ के नीचे, गर्मी का टाइम है, पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक। और ये बस यूं जा रही है। अब हमें ये समझना है, इस उदाहरण से, ये बस है, इससे हमें ये समझना है कौन गत्यावस्था में है, कौन विरामावस्था में है, ये समझना है। देखिए ये बस पूरी की पूरी जा रही है, तो अगर हमारा स्थिर बिंदु, ये पेड़ मानते हैं, इसको पेड़ मानते हैं, दोस्त जो देख रहा है, तो दोस्त के लिए दोनों गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, ये भी कर रहा है। इस दोस्त के लिए ड्राइवर साहब भी गति करते जा रहे हैं, उसकी भी स्थिति बदलती जा रही है, और उसके दोस्त की भी स्थिति बदलती जा रही है। इस दोस्त के लिए ये दोनों गत्यावस्था है। मतलब हम ये कहेंगे इस पेड़ के सापेक्ष बस में बैठा हुआ प्रत्येक आदमी गत्यावस्था में। अब बात यहाँ पे आइए, अब बस के अंदर क्या हो रहा है। अब देखिए ये ड्राइवर साहब है, और ये हमारे जे आप हैं, हम हैं, तो ये बैठे हुए हैं सीट में, तो हमारे इनके बीच की दूरी ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है। तो इसका मतलब है इसके सापेक्ष, अगर हमारा स्थिर बिंदु ये हो, इसके सापेक्ष हम कैसे विराम अवस्था में, हम कैसे विराम अवस्था में। तो जैसे हम कभी कभी हम विराम अवस्था में होते हैं, किसी के सापेक्ष विराम अवस्था में होते हैं, किसी के सापेक्ष गति अवस्था में होते हैं। हम ड्राइवर के सापेक्ष तो विराम अवस्था में, लेकिन इस बस के सापेक्ष, इसके पेड़ के सापेक्ष या अपने दोस्त के सापेक्ष किस अवस्था में, गति अवस्था में, ठीक है। तो ये हमारी गति अवस्था हुई और विराम अवस्था होगी। हम समझते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है गति के प्रकार। गति के प्रकार मतलब गति कितने तरह की होती है। अगर गति कई एक तरीके की होती है, देखो हम एक एक को समझा रहे हैं। सबसे पहली हमारी गति है, सबसे पहली बात कहेंगे सरल रेखीय गति। या हम इसको कहेंगे रेखिक गति। रेखिक गति। दूसरी हमारी गति हो सकती है वक्र गति। गति या हम इसको कहेंगे या वृत्तीय गति। तीसरी हमारी गति होती है दोलन गति। और चौथी होती है अनियमित गति। अनियमित। अब देखो समझिए इसको, मैं एक आपको उदाहरण ले रहा हूं, उससे चीज समझ में आ जाएगी। देखिए एक बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और एक बिंदु ये भी है। आपको यहां से यहां जाना है, तो आप बिल्कुल सीधे चले जाइए, सीधे जाइए, यहां पहुंच जाएगा सीधे। तो ये जो गति होगी एक सीधी रेखा में गति कहलाएगी, बिल्कुल सीधे चले जाइए। एक दूसरा तरीका यह है कि आप यूं जाए, इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में गति करते जाए, इस तरह से, तब पहुंचे यहाँ पे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वृत्तीय गति। पथ कैसा है हमारा, वक्र है, इसमें पथ कैसा है, सीधा है, ठीक। और एक गति है इधर उधर आप घूमते हुए, दोस्तों में सब मिलते हुए और जाकर यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, लफंगागिरी करते हुए पहुंच गए। तो ये हमारी गति क्या कहलाएगी, अनियमित गति कहलाएगी। ये सीधी रेखा में गति, ये वृत्तीय गति, और इसको हम क्या कहेंगे, अनियमित गति। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और यहाँ पे आप पहुंच गए। तो ये हमारी अनियमित गति कहलाएगी। एक बीच में रह जाती है दोलन गति।
आपने दीवाल घड़ी होगी, दीवाल घड़ी में पेंडुलम लटका होता है, या हम झूला झूलते हैं, जैसे पेंडुलम लटका होता है ऐसे ऐसे इस तरह से। तो वो क्या करता है, जो हमारा नीचे जो जैसे ये पेंडुलम है ये, तो ये क्या करता है, एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ समान रूप से गति करता रहता है, इसको हम कहते हैं दोलन गति। तो इस तरह से ये हमारी गतियाँ हुई जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। लेकिन इन गतियों में भी एक बात और ये आती है कि गति को फिर बांटा गया है। गति क्या है, हमारी समान गति है या असमान गति है, ठीक है। चाहे हमारी ये गति हो चाहे ये गति हो, इनमें भी हम ये देखते हैं समान गति या असमान गति। चलो पहले हम रेखी गति के बारे में बात करते हैं। समान रेखी गति, समान रेखी गति, रेखी गति, समान रेखी गति, समान रेखी गति, ठीक है। समान रेखी गति का मतलब क्या होता है, समान समय अंतराल में, अगर जैसे कोई कार जा रही है ऐसे, ये जा रही है, ठीक, ऐसे जैसे यहाँ पे 10 बजे थी ये कार, फिर 11 बजे ये आ गई, फिर 12 बजे ये आ गई, तो समान अंतराल कितना हुआ, 1 घंटे का हुआ, ये 1 घंटे का हुआ, और इसमें ये दूरियां भी बराबर है, दूरियां बराबर। तो समान समय अंतराल में ये दूरी भी बराबर हो, उनके द्वारा चली गई ये जो दूरी भी हो वो बराबर हो, तो ऐसी गति को कहते हैं समान रेखी गति। कैसी गति कहते हैं, समान रेखी गति कहते हैं। इसी का उल्टा असमान रेखी गति, असमान रेखी गति, रेखी गति, रेखी गति। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये कार है, ठीक है, उसका ड्राइवर है कुछ ऐसा ही है, 1 घंटे में तो बहुत तेज चला, फिर पता नहीं उसको क्या होगा, फिर वो यहाँ धीमे धीमे चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, 10 बजे, और यहाँ पे 11 बजे, और यहाँ पे 12 बजे, PM PM PM। तो ये देखिए समय अंतराल तो समान है, लेकिन इनके द्वारा चली गई दूरी कैसी है, ये बराबर नहीं है, ये चली गई दूरी बराबर नहीं है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे, ठीक है। जब समान समय अंतराल में चली गई दूरियां असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो ऐसे ही गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं, ठीक है। और जब समान समय में चली गई दूरियां समान होती हैं तो उसको हम कहते हैं समान गति। अब एक मुख्य बात आती है सापेक्षिकता, 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 सापेक्षिकता। देखिए जब भी हम गति की चर्चा करेंगे तो हमेशा एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं। ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, हमेशा ऐसा बिंदु लेते हैं जो जिसको ज्यादा लोग जानते हैं, जैसे हमारा बस स्टैंड है, पुलिस स्टेशन है। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई दूरी कम हो रही है या दूरी बढ़ रही है तो वो हमारा पिंड क्या कहलाएगा, गति अवस्था में कहलाएगा। अगर दूरी न तो कम हो रही है न बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा, विराम अवस्था में कहलाएगा। तो हमने इस बिंदु का रेफरेंस लिया, इस बिंदु को रेफरेंस लिया, तो इस गुण को हम कहते हैं सापेक्षता। मतलब किसी वस्तु को गत अवस्था में या विराम अवस्था में परिभाषित करने के लिए एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं जिससे हम दूरियां नापते हैं। समय के साथ साथ उसकी दूरियां घट रही हैं, समय के साथ साथ उसकी दूरियां बढ़ रही हैं। इस गुण को हम कहते हैं सापेक्षिकता, इस गुण को सापेक्षता कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे के उदाहरण में भी बताया था, सापेक्षता। अब बात आती है इसको समझने के लिए, भौतिक राशियां होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 तरह की होती हैं, एक तो होती हैं सदिश राशियां और एक होती हैं अदिश राशियां। सदिश राशियां एवं अदिश राशियां, सदिश राशियां एवं अदिश राशियां, अदिश राशि।
इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए सदिश राशियां वो होती हैं, वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण होता है और परिमाण के साथ दिशा का भी बोध होता है, उनको तो हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, ये हमारी सदिश राशि कहलाएगी। जैसे और अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, उनको कहते हैं हम अदिश राशियां। देखिए सूत्र रूप में ऐसे लिखेंगे, सदिश राशियां क्या होंगी, परिमाण प्लस दिशा, और अदिश राशियां क्या होंगी, राशि क्या होगी, केवल परिमाण, ठीक है। इसमें हमारा वेग, त्वरण, बल, वेग, त्वरण, बल, बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसमें हमारा चाल, दूरी, ठीक, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। इस तरह से ये हमारी सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब बात आती है हम कैसे प्रकट कैसे करते हैं। सदिश राशियों को प्रकट करने के लिए तरीका होता है इस तरह से, ये तो लिखित रूप हो गया। और वैसे हम प्रकट करते हैं, एक तीर बना दिए, तीर की जो दिशा होती है वो तो सदिश राशि की दिशा को प्रकट करती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है। अब ये तो सदिश राशियां हो गई, अदिश राशियां होंगी 9th क्लास में। अब आती है हमारा दूरी एवं विस्थापन। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, देखिए दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन, इसको कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पहले एक उदाहरण समझिए। जैसे आप यहां से अपने घर से चले, अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे, और दोस्त के यहाँ से स्कूल पहुंचे। ये स्कूल है और ये फ्रेंड हाउस है, दोस्त का घर है। और ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और दोनों लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ से आप अकेले गए यहाँ से, और यहाँ से दोनों लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, क्लास पढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद आप पढ़ेंगे, ठीक। ये 3 किलोमीटर है, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 किलोमीटर होगा, पाइथागोरस की परिभाषा में। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये जो दोस्त है वो पहले यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी 4 और 3 चली गई, जो दूरी चली गई पथ की पूरी जो लंबाई होगी, उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई आदमी यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर पहुँचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ये दूरी प्लस ये दूरी, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दूरी। किसी पिंड द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसका मात्रा मीटर किलोमीटर ही होता है। अब बात आती है दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अब बात आती है विस्थापन हमने जहाँ से रास्ता अपना जर्नी स्टार्ट की, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो कम से कम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी ही विस्थापन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर दिशा आ गई,
मतलब एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इस वजह से विस्थापन हमारी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब देखिए इस उदाहरण देखिए ये जो दोस्त यहाँ से यहाँ गया तो हमारा कुल विस्थापन किसका होगा, इसका कुल विस्थापन होगा, विस्थापन 5 किलोमीटर होगा, इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन 5 किलोमीटर, और दूरी कितनी होगी, इस वाले की दूरी कितनी होगी, दूरी होगी आपकी 4-3 बराबर 7 किलोमीटर। और इस दोस्त के बारे में पूछिए, इसके दोस्त के बारे में कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, इसके बारे में दूरी हमारी 3 किलोमीटर होगी, और विस्थापन भी कितना होगा, विस्थापन भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। इस केस में विस्थापन और दूरी अलग अलग होगी, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो 4 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 7 किलोमीटर इसकी दूरी होगी, विस्थापन होगा 5 किलोमीटर। इसमें क्या हुआ, उसका दोस्त और स्कूल के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है और 3 किलोमीटर का विस्थापन होता है। एक बात आपको क्लियर बताते हैं, देखिए 2 चीजें, एक तो दूरी है और एक विस्थापन। दूरी का मान हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से अधिक होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि विस्थापन का मान अधिक हो जाए। विस्थापन मान दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान दूरी से अधिक नहीं हो सकता। हमेशा विस्थापन का मान दूरी के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। ये मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें मैंने बता दिया है, आप इनको पढ़ लीजिए खूब अच्छे से, कहीं एक बार वीडियो देखिए और इसमें नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर कहीं कोई कमजोरी है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, और साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ लें, ठीक है। अब मैं आपको परसों आपसे मुलाकात होगी, आप थोड़ा अच्छे ध्यान दीजिए और आसपास लोगों से कम मिलिए, जिससे कि ये वायरस का प्रभाव ना हो। नमस्कार।